स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी वक़्त लग जा रहा है, लेट हो जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं ज़रा-सा चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आप भी जान जाओ इसका रीज़न क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक शिक्षक हूँ आप ही लोगों की तरह, लेकिन मैं अपने घर से जहाँ जाता हूँ विद्यालय यानी मेरा विद्यालय लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से। अप डाउन सवा 100 किलोमीटर पड़ जाता है और आपको ये भी पता है कि आजकल स्कूल जो है 9 से 5 हो गया है। तो आने-जाने में भी समय लगता है, इसमें लेट हो जाता है मुझे और वीडियो लिप का जो है लेट से आना, अपलोड होना, इसका रीज़न यही है। जब ये सब सही हो जाएगा, धीरे-धीरे यह सब भी सही हो जाएगा। 9 से 5 होते हुए भी मैं कोशिश करूँगा 1-2 रोज़, 3 रोज़ के बाद आपका टाइम पर वीडियो आने लगेगा, मैं कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का जो है सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और पहली बार आए हैं इस चैनल पर जो भी साथी नए हो आप, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक लाइक करके प्यारा-सा कमेंट कीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज सेट 5 है यह। सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी मनुष्य जो होता है यानी हम लोगों का जो नेत्र होता है, नेत्र का मतलब होता है आँख। आँख में किसी भी वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, फ़ोटो, जो भी इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा होता है? ऑप्शन ए कहता है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, बी कहता है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, सी कहता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, डी कहता है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ध्यान रखिए हम लोगों के नेत्र में जो भी वस्तु का फ़ोटो बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए मतलब जो सेहतमंद हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, उसका जो नेत्र होता है उसके लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है? कहता है 0 एवं 25 सेंटीमीटर, बी कहता है 0 एवं अनंत, सी कहता है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी कहता है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो होता है, यह निम्नतम दूरी होता है, निकट दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है जिसका कोई भी अंत नहीं है। जहाँ तक दिखेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग आकाश में देखते हैं तो तारा जो है, तारा अनंत तारा का जो है दूरी होता है वह अनंत होता है इसलिए हम लोग अनंत तक देखते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो है अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट यानी कि नज़दीक की वस्तु को साफ-साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब हम लोगों का जो आँख होता है, इसमें का लेंस जो होता है, उस लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ-साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? मतलब आँख में ये ख़ासियत होता है, गुण होता है, विशेषता होता है कि वह दूर की वस्तु को भी साफ देख लेता है और नज़दीक की वस्तु को भी वह साफ देख लेता है। अपने हिसाब से वह एडजस्टमेंट कर लेता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है दूरदृष्टा, बी कहता है समंजन क्षमता, सी कहता है निकट दृष्टिता, डी कहता है जरा दूरदर्शिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता। क्या होगा? समंजन क्षमता, उसको समंजन क्षमता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तु जो है अलग-अलग दूरी पर जो वस्तु होता है, उसका जो है प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब का फोकस जो है उसको करने के लिए आँख का लेंस फोकस दूरी परिवर्तित करता है। मतलब वह
फ़ोकस दूरी अपना चेंज करता है वह किसके द्वारा करता है? तो वह सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन ए पुतली द्वारा नहीं होगा, बी रेटिना द्वारा नहीं होगा, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा भई? सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जो नेत्र जो भी आँख दूर स्थित वस्तुओं को, ध्यान दीजिए, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। मतलब कौन-सा दोष होता है? मतलब जिस आँख में दूर स्थित, जो आँख दूर रखी गई वस्तु को साफ-साफ नहीं देख पाता है, उसको क्या कहा जाएगा? कौन-सा दोष कहा जाएगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यानी कि ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ट्रिक के तौर पे आप याद रखेंगे कि दूर स्थित यानी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा। यानी दूर वाला वस्तु को अगर आप नहीं देखते हैं, तो मतलब ये हुआ कि नज़दीक दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष आपके आँख में है। अगर निकट स्थित वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं, तो मतलब ये हुआ कि आपके आँख में दूरदृष्टि दोष है। बिल्कुल विपरीत होता है, विपरीत, यही यही इसका क्या हो गया? ट्रिक हो गया। दूर स्थित के लिए निकट दृष्टि दोष और निकट स्थित वस्तु के लिए दूरदृष्टि दोष होता है, ये हमेशा आप याद रखोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर होता है, निकट जो है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। अभी-अभी हमने आपको बताया कि जो नेत्र निकट स्थित के लिए स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसके लिए होता है दूरदृष्टि दोष, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा आंसर इसका, दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, रसायन शास्त्र का। इससे पहले फिजिक्स था, भौतिकी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इमली में कौन-सा अम्ल होता है? इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखने वाली बात है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन-सा अम्ल पाया जाता है भाई? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से वह खट्टा लगता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। भई आपके जो है ये सुनकर भी जो है मुँह में पानी आ गया होगा, आपको लग रहा होगा कि मिल जाता तो खा लेते। तो ये सब किसकी वजह से होता है? किस अम्ल की वजह से होता है? टार्टरिक अम्ल की वजह से होता है, क्योंकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन यानी कि घोल अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है? कह रहा है निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन, किससे बनाया गया घोल अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं होता है, मतलब वह नहीं दर्शा सकता है किसको? तो अम्ल तथा क्षार को। तो वह गेंदा का फूल होगा, क्योंकि हल्दी से हो जाएगा, लाल गोभी से भी हो जाएगा, चुकंदर से भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गेंदा का फूल क्या होगा भाई? गेंदा का फूल इसका सही आंसर हो जाएगा, गेंदा का फूल, क्योंकि सक्षम नहीं है पूछ रहा है, इसलिए गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में ऑल-फैक्टरी सूचक कौन है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में ऑल-फैक्टरी सूचक कौन नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कौन नहीं है? तो सबसे पहले ऑल-फैक्टरी सूचक थोड़ा-सा जान लीजिए कि होता क्या है भई? ऑल-फैक्टरी सूचक का मतलब ये होता है कि जैसे प्याज हो गया, तो प्याज कटने के बाद क्या होता है, उसका सुगंध जो है अगल-बगल जो है जो भी लोग होते हैं उनके पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसका सुगंध वायु में घुल-मिल जाता है, जिसकी वजह से आस-पास में पहुँच जाता है। लवंग भी अगर है, तो लवंग जो है उसका भी खुशबू हवा में मिल कर के अगल-बगल में पहुँच जाता है, आस-पास में पहुँच जाता है। वैनिला इत्र यानी कि इत्र जो होता है यानी खुशबू जो होता है, वो भी वायु में मिलकर घुल कर के आस-पास में पहुँच जाता है। और ऐसा कोई भी चीज़ होगा जो हवा में मिल जाए, घुल जाए और वह अपने अगल-बगल में पहुँच जाए और जिससे किसी और को भी पता चल जाए कि यह क्या चीज़ है, तो वह ऑल-फैक्टरी सूचक कहलाता है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो प्याज दिया है ऑप्शन नंबर ए, यह ऑल फैक्ट्री सूचक है। सी में दिया है लौंग, यह भी ऑल फैक्ट्री सूचक है। डी दिया है वैनिला इत्र यानी कि इत्र कह रहा है सेंट वगैरह, यह भी ऑल फैक्ट्री सूचक है। लेकिन फिनॉल
फिनोल्फ्थैलीन जो दिया है इसमें, यह नहीं है, क्योंकि इसमें ये ख़ासियत नहीं होती है, इसका सुगंध नहीं पहुँच पाता है कहीं भी, इसलिए यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोल्फ्थैलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? यानी कि निम्नलिखित में जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ऑप्शन बी दिया है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ध्यान दीजिए, यह दोनों ही इसका फ़ॉर्मूला होता है। यह दोनों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 का होल 2 इंटू H2O और CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह दोनों इसका फ़ॉर्मूला होता है किसका भई? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पर दोनों। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल में अस्थायी खारापन दूर करने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? क्या कह रहा है? जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? यानी जल का जो खारापन होता है, उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो NaHCO3, सोडी उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3, उसके बाद सी है MgCO3, उसके बाद डी है CaCO3। तो NaCO3, Na2CO3 किसका? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं, यानी उच्च यानी हाई विद्युत धनात्मकता जो होता है, उसके कारण धातु का जो परमाणु होता है वह आसानी से क्या बना सकते हैं? तो ऑप्शन ए है धनाविष्ट आयन, यानी कि धनाविष्ट आयन ही बना सकते हैं वह। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा, धनाविष्ट आयन, यानी कि धन आयन यानी पॉजिटिव आयन बनाएगा। ऋणाविष्ट नहीं बनाएगा, उदासीन नहीं बनाएगा, सहसंयोजक बंधन नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए धनाविष्ट आयन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? यानी कि श्वसन क्रिया के बाद कौन इसमें से बनता है? ऑप्शन ए है CO2 और O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है O2, यानी कि ऑक्सीजन, H2O यानी कि जल एवं ऊर्जा। फिर सी कहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और यानी जल एवं ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल और साथ में ऊर्जा बनाता है कौन? तो श्वसन क्रिया के उपरांत यही बनता है, तीन ठो CO2, H2O एवं ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन का जो अणु होता है वह कितना होता है? क ठो होता है? तो याद रखिएगा 6 होता है उसमें कार्बन अणु, 3, 6, 5, 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 6। ग्लूकोज यानी ग्लूकोज 6 कार्बन से बना अणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान देंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है, वह किण्वन होता है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? ऑप्शन ए है पेशी कोशिकाओं में, बी है यीस्ट में, तो इसका सही आंसर बी ही होगा, यानी कि यीस्ट होगा। यीस्ट में जो है किण्वन क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है,
पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्या कह रहा है? पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए कहता है कोशिका द्रव्य में, बी कहता है पेशी कोशिकाओं में, सी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? क्या कह रहा है? ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? ऑप्शन ए है रंध्रों द्वारा, बी है वात रंध्रों द्वारा, सी है अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। रंध्रों द्वारा भी प्रविष्ट होती है, वात रंध्रों द्वारा भी प्रविष्ट होती है, अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा भी प्रविष्ट होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? क्या कह रहा है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है जड़ में, बी है तना में, सी है पत्तियों में, डी है प्रत्येक भाग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। यानी कि जड़ में भी, तना में भी, पत्तियों में भी, प्रत्येक भाग में। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक करके प्यारा-सा कमेंट करिएगा ज़रूर। चलिए और सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए मुझे। कहता है क्वेश्चन कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है धीमी, बी है तीव्र, सी है कभी धीमा, कभी तीव्र, डी है कोई नहीं। तो याद रखिएगा धीमी होती है। क्या होती है भाई? धीमी होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है तो धीमी। चलिए वीडियो देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।